नमस्कार दोस्तों। अल्टीमेटली बजट 2024 बाहर आ चुका है और इसके साथ में कई सारे सरप्राइजेस भी आपके सामने आ गए हैं। मैंने सोशल मीडिया पे देखा तो कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स नाराज़ हैं। लेकिन देखिए, अल्टीमेटली गवर्नमेंट इज़ फाइनल। जो कुछ भी गवर्नमेंट ने हमें रूल्स रेगुलेशंस दिए हैं उसमें रह के हमें निवेश करना है, अच्छे रिटर्न्स जनरेट करने हैं। तो आज के वीडियो का बेसिक पर्पस यही होगा कि ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस हमारे लिए अभी भी अवेलेबल है जो कि काफ़ी टैक्स इफिशिएंट है और उसमें पैसा डालने के बाद में आपकी वेल्थ जो है वो ज़रूर जनरेट होगी। तो ये वीडियो आखिरी तक देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना कि सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ। तो अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो अपने एडवाइज़र की सलाह एक बार ज़रूर ले। ये वीडियो मैं सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, आपको थोड़ा हिस्ट्री जानने की कोशिश करनी चाहिए। शक्तिकांता दास जो है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, वो थोड़े चिंतित थे। उन्होंने काफ़ी डिस्कशन किया कि भाई दिन ब दिन जो बैंक के डिपॉजिट्स है वो कम होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग जो थे उन्हें पता चल गया था कि बैंक में पैसा रखने के बाद इन्फ्लेशन को एडजस्ट किए तो आपकी जो वेल्थ है वो तो कम होते जा रही है, वो बिल्कुल नहीं बढ़ रही है। तो लोगों ने क्या किया, बैंक से पैसा निकालना शुरू कर दिया और धीरे धीरे म्यूचुअल फंड्स हो गए, स्टॉक मार्केट्स हो गया, इसमें निवेश करना शुरू कर दिया। और अगर आप हिस्टोरिकल म्यूचुअल फंड्स का डेटा देखोगे तो दिन ब दिन जो मंथली एसआईपी है वो बढ़ते गई और आज 21,000 करोड़ की एसआईपी जो है मंथली बेसिस पे चल रही है। और ये जो आंकड़ा है, ये जो है वो हिस्टोरिकल आंकड़ा है, सबसे ज़्यादा आंकड़ा है। तो इसके बारे में शक्तिकांता दास काफ़ी चिंतित थे। उन्होंने अपना जो ये पॉइंट है इसे रखा फाइनेंस मिनिस्टर के सामने। पैरेलली क्या हो रहा था कि सेबी है, इसने भी कई सारे अपने जो डेटा है उसमें से एनालिसिस किया। 2 साल पहले एक एनालिसिस आया था, उसमें ये बताया गया कि जितने भी लोग F&O में स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग करते हैं उनमें 100 में से 90 लोग जो है वो लॉस में है, सिर्फ 10 लोग जो है वो प्रॉफिट में रह पाते हैं। और 90 लोगों का ऑन एन एवरेज अगर ईयरली लॉस देखें तो वो आई थिंक, मुझे पक्का याद नहीं, लेकिन 1 लाख के तकरीबन वो ईयरली लॉस है। यानी सोचिए कि जितने भी लोग F&O में स्पेक्यूलेट कर रहे हैं वो 1 लाख रुपए का ईयरली लॉस कर रहे हैं। फिर अभी रिसेंट उन्होंने एक एनालिसिस जो है वो जारी किया, अभी पिछले हफ्ते ही उसके रिजल्ट्स आए। उसमें उन्होंने बताया कि जो कैश में इंट्राडे करते हैं, F&O के बारे में मैं बात नहीं कर रहा, कैश में जो इंट्राडे कर रहे हैं उसमें भी 10 में से 7 तो लोग जो है वो लॉस मेकिंग है। ठीक है, और इन 7 में से भी अधिकतर जो लोग हैं उनकी एज 30 ईयर्स और उससे कम है। यानी देखिए कितने यंग लोग जो है हमारे ट्रेडिंग, स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट, इसके चक्कर में आके जो है वो पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो ये भी बातें थी जो फाइनेंस मिनिस्टर के सामने रखी गई। तीसरी चीज जो थी, रियल इस्टेट के जो दाम, दिन ब दिन इंडिया के रियल इस्टेट के जो दाम है वो बढ़ते गए। ठीक है, जैसे चाइना में भी रियल इस्टेट की क्राइसिस आई, 2007 में यूएसए में रियल इस्टेट की क्राइसिस आई थी। तो इसके भी बारे में मुझे लगता है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसके सामने डिस्कशन हुआ और इसका नतीजा ये निकल के आया कि सबसे पहले F&O में जो स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग होता है उसे बंद करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, बजट में STT जो सिक्योरिटीज एंड ट्रांजैक्शन टैक्स होता है उसे डबल कर दिया। चलिए, यह बात तो काफ़ी अच्छी है। F&O में स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन करना बिल्कुल गलत बात है, उसमें पैसा नहीं बनेगा तो आपकी वेल्थ जनरेट नहीं होगी। तो STT को जो है वो बढ़ा दिया, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़, जो कैश में आपका जो ट्रेडिंग होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग, उसे कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो था, प्रीवियसली 15% था, अभी वो 20% कर दिया। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा राइज किया है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में। चलिए, ये बात भी हम समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट ये सोच रही है कि लोगों ने ज़्यादा स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, कोई इशू नहीं इसमें। तीसरी चीज़, रियल इस्टेट के भी मुझे लगता है कि दाम जो है उसे थोड़ा स्टेबलाइज करने के लिए उसका जो कैपिटल गेन टैक्स है वो प्रीवियसली 20% हुआ करता था, अभी 12.5% किया। आपको लगेगा कि अच्छी बात है, ये काफ़ी कम कर दिया, लेकिन नहीं, उसमें एक जो है वो गेम किया है, वो ऐसा है कि उसमें जो प्रीवियसली इंडेक्सेशन बेनिफिट मिला करता था वो अभी नहीं मिलेगा।
अब ये क्या होता है इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन मोटा मोटी तौर पे बताऊंगा कि इंडेक्सेशन बेनिफिट अगर होता तो शायद 12.5% के टैक्सेस ना भरने पड़ते, मे बी 5%, 6%, 7% के टैक्स देने पड़ते। लेकिन जैसे ही इंडेक्सेशन बेनिफिट निकाल दिया तो ये जो है इफेक्टिव टैक्स रेट जो है वो बढ़ गया। तो अब ये 3 चीज़ें हम समझ सकते हैं, लेकिन जो चीज़ समझ में नहीं आई वो थी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। प्रीवियसली ये 10% हुआ करता था, अभी इसे बढ़ा के कर दिया है 12.5%। अभी देखिए, इक्विटी एक इकलौता असेट क्लास है जो इन्फ्लेशन को बीट करने के रिटर्न्स दे सकता है। उसकी ताकत ही यही है कि जो आपका कैपिटल है उसे अच्छी तरीके से ग्रो करे। और हिस्टोरिकली ये प्रूव हुआ है कि लोगों ने इक्विटी में पैसा डाल के इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा पैसा बनाया है, वेल्थ बनाई है। तो अब जब ये सारी चीज़ें आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को समझने लगी, तभी तो जाके लोगों ने बैंक्स में से पैसा निकाला और स्टॉक मार्केट में डालना शुरू किया। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इसके ऊपर भी जो है 10 से 12.5% कर दिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शायद आपको लगेगा कि 10 से 12.5 किया, इसका मतलब क्या, सिर्फ 2.5% से ही तो बड़ा है। लेकिन नहीं, ये 25%, 10% के कंपैरेटिव 25% बढ़ा के 12.5% हो गया। इसको आपको उस कॉन्टेक्स्ट में देखना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये चीज़ जो है वो मुझे समझ में नहीं आई कि फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कदम उठाने की क्यों कोशिश की है। देखिए 2000 आई थिंक 18 से पहले तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स था ही नहीं। लेकिन उस वक्त क्या किया था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं था, इसलिए एसटीटी को इंट्रोड्यूस किया गया था, सिक्योरिटीज एंड ट्रांजैक्शन टैक्स को। लेकिन 2018 में अरुण जेटली जी ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को भी इंट्रोड्यूस किया और जो एसटीटी था उसे भी कंटिन्यू कर दिया। तो ये तो समझ के परे हैं कि ऐसा क्यों किया गया। लेकिन चलिए, अभी गवर्नमेंट है, हमारे माँ बाप है, वो जो सोचेंगे, वो जो करेंगे, उसे हमें फॉलो करना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ लीगल। ठीक है, तो हमें लीगल दायरे में होते हुए कैसे वेल्थ जनरेट करना है इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन इस पूरे बजट में एक जो चीज़ है वो मुझे प्रिडोमिनेटली नज़र आई, वो है एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में। गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो है उसे भी बेसिक डीए के 14% तक जो कंट्रीब्यूशन है उसे अलाउ कर दिया है। ठीक है, अब देखिए, एनपीएस एक इकलौता ऐसा असेट बच गया है आपके पास ऑप्शन, जिसमें आप पैसे डालोगे तो टैक्स बचेगा, जिसमें आपको कैपिटल गेन होगा तो टैक्स बचेगा, जिसमें आप रिडेम्पशन करोगे तो भी टैक्स बचेगा। ठीक है, आप देख लीजिए ना आपके पास कौन सा ऑप्शन बचा है। बैंक एफडी में आपको कितना मिलेगा? बैंक एफडी में आपको 6.5-7% मिलेगा। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो उसके ऊपर आपको 30% टैक्स दे देना है। तो आफ्टर टैक्स इफेक्टिवली आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 5-5.5% का। ठीक है, अब 5.5% से तो इन्फ्लेशन भी बीट नहीं हो रहा है, आपकी वेल्थ जो है वो इरोड हो रही है, बढ़ नहीं रही है। तो पहला ऑप्शन तो आपका कट हो जाता है एफडी का। सेकेंडली, डेथ म्यूचुअल फंड्स थे। अब डेथ म्यूचुअल फंड्स क्या, जो कि बॉन्ड्स वगैरह में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स में निवेश करते हैं, उसमें भी क्या हुआ 2022 से पहले उसमें जो था इंडेक्सेशन बेनिफिट अलाउड था, लेकिन वो इंडेक्सेशन बेनिफिट 2022 में भी निकाल दिया गया। तो इसका मतलब क्या कि डेट म्यूचुअल फंड्स में भी आपको जितना भी पैसा मिलेगा उसके ऊपर टैक्स स्लैब के हिसाब से जो है वो आपको टैक्स देना है। तो उसमें भी इन्फ्लेशन को बीट करने वाले रिटर्न्स काफ़ी मुश्किल से मिल रहे हैं। अगर चाहिए तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है, तो क्रेडिट रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। तो आपके पास का ऑप्शन चला गया, एफडी चली गई, बॉन्ड चला गया। अब तीसरा जो है जैसे कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट, तो उसमें भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया है, समझ गए। लेकिन लोगों की जो फितरत है ना वो समझना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, कोई दारू पीता है, उसको मालूम है कि उसका लीवर खराब होने वाला है, फिर भी वो बंद करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। कोई आदमी है जो स्मोकिंग करता है, लेकिन उसको पता है कि उसके फेफड़े खराब होने वाले हैं, फिर भी वो नहीं रुकेगा, वो करते रहेगा। सिमिलरली ये जो कैश में इंट्राडे ट्रेडिंग है, एफ&ओ में स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग है, मुझे नहीं लगता कि टैक्स रेट बढ़ाने के बाद में भी लोग इसे करना बंद करेंगे। उल्टा लोग अभी क्या करेंगे पता है कि भाई हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10 से 12.5% हो चुका है,
तो हमें एक्स्ट्रा टैक्स पे करना है, तो हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट करने की कोशिश करेंगे। अब एक्स्ट्रा रिटर्न्स कैसे जनरेट किए जाए? डालो भाई, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालो, माइक्रो कैप में पैसा डालो, ज़्यादा रिस्क लो। हाँ, लोग ऐसी चीज़ें करने को ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो मुझे तो लगता है कि इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आप जो है उन्हें थोड़ा समझदार होना काफ़ी ज़रूरी है। ये ज़्यादा टैक्स भरना है इसलिए ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कोशिश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इफ़ पॉसिबल आपको एनपीएस जो ऑप्शन है उसे एक्सप्लोर करना काफ़ी ज़रूरी है। तो एनपीएस में मैंने आपको तो ऑलरेडी बता दिया कि एग्जेम्प्ट है, तो पूरा टैक्स तो बचेगा। सिर्फ एनपीएस में दो जो है वो दिक्कतें हैं। सबसे पहली दिक्कत कि उसमें जो लॉक इन पीरियड है ना भाई, बाय गॉड बहुत लंबा है। 60 साल के बाद में ही आप पैसा निकाल पाओगे, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़, इवन 60 साल के बाद में आप 40% पैसा जो है वो नहीं निकाल पाओगे, 60% पैसा आपको मिल जाएगा। और ये जो 40% है ना, इसकी आपको एन्युटी खरीदनी पड़ेगी। अब एन्युटी यानी क्या, कि आपको वो पैसा एक पेंशन कंपनी होती है उसके अंदर डालना पड़ेगा, जैसे LIC हो गई, HDFC हो गई, और उसमें से आपको पेंशन मिलता रहेगा। दिक्कत ये नहीं है कि पैसा आपको निवेश करना है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो पेंशन स्कीम्स होती है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना काफ़ी कम होता है, 6-6.5%, और उस पे से भी आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर टैक्स देना है। तो वो जो 40% है ना, वो भी इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न आपको बाद में नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर आप 60 साल तक रुकने की ये रखते हो, हैसियत रखते हो, तो ज़रूर एनपीएस एक बेटर ऑप्शन रहेगा, जिसमें आपको मान लेते हैं कि 12 भी परसेंट मिल जाते हैं, 10 भी परसेंट मिल जाते हैं, तो इट इज़ एज गुड एज 13-14% ऑफ रिटर्न्स इन म्यूचुअल फंड्स। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालने के वक्त भी आपको कोई टैक्स रिबेट नहीं है, पैसा निकालने के बाद भी टैक्स देना है। लेकिन एनपीएस में पैसा डालने के बाद में भी टैक्स रिबेट है और पैसा निकालने के बाद में भी कोई टैक्स नहीं देना। तो एनपीएस के 10% के रिटर्न्स एज गुड एज 13-14% रिटर्न्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ये बात आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। और अगर हो सके तो एनपीएस में निवेश करने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। और साइड बाय साइड कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स है, कई सारे मीडिया हाउसेस है, गवर्नमेंट के साथ तो थोड़ा बातचीत तो कर ही रहे। अगले साल हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये रिक्वेस्ट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को फिर से कम किया जाए। अगर वो होता है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। मैं भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि गवर्नमेंट हमारी सुने और वो जो कदम है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का उसे पीछे ले ले, या फिर उसमें कुछ ना कुछ संशोधन ज़रूर कर सकते हैं ना, कि आप ऐसे ट्राई कीजिए कि मान लो 5 साल के बाद में अगर पैसे निकालेंगे स्टॉक मार्केट से तो आपको LTCG 10% देना पड़ेगा, और 5 साल के पहले निकाल दिए तो फिर आपको 12.5% देना पड़ेगा। तो क्या होगा कि लोगों का एक बिहेवियर चेंज होगा। आप ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे 5 साल 10 साल, तो गवर्नमेंट को उस नज़रिए से सोचना काफ़ी ज़रूरी है। ये हल नहीं है कि आप इक्विटी असेट क्लास में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ा दें। उससे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा फायदा होगा, उल्टा उससे डेट्रीमेंटल इफेक्ट होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा है। तो आई होप कि जो न्यू टैक्स रिजिम में आते हैं उनके लिए भी देखिए कोई ELSS में निवेश की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ATC को निकाल दिया है, राइट, होम लोन निकाल दिया है, उसमें भी एनपीएस को रखा गया है। तो गवर्नमेंट का फोकस है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एनपीएस में निवेश करें, और एनपीएस में आप 75% तक इक्विटी में अलोकेशन ले सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वो 75% पोर्शन आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स जो है वो जनरेट करके देंगे। बचे 25% आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इसमें निवेश करने पड़ेंगे, जो कि आपको वेल्थ जो है उसे प्रिजर्व करने की क्षमता रखते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा? और मेरी गवर्नमेंट से और एक अपेक्षा ऐसी है कि ये जो 40% भाई एन्युटी खरीदने का प्लान है ना, इसे ड्रॉप कर दीजिए। आप मे भी क्या कीजिए, 80% लोगों को मिल सकता है, 20% की एन्युटी खरीदना चाहिए। ऐसा कुछ कीजिए सो दैट एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बने। एनपीएस को दिन ब दिन ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम्स लागू करके एनपीएस को अट्रैक्टिव बनाया है। इसके बाद में भी अगर अट्रैक्टिव बनाना है तो मुझे लगता है कि ये 40% वाला जो फंडा है ना, उसमें चेंजेस करने की थोड़ी ज़रूरत है। उसे 20% कर दो, 10% कर दो, तो लोग थोड़ा लुक्रेटिव सोचेंगे ना, पैसा डालेंगे एनपीएस में। तो आई थिंक आज के लिए यही है। आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस।